जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ है। 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में 3 चरणों में मतदान होगा और नतीजे आएंगे 4 अक्टूबर को। 2014 के मुकाबले जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बहुत कुछ बदल चुका है। विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है। परिसीमन के जरिए 7 सीटें बढ़ा दी गई हैं। 1 दशक बाद होने वाले चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग और पार्टियां काफी उत्साहित है। लेकिन दूसरी तरफ देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर आने वाले विस्थापित भी विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर काफी उत्साहित है। विस्थापन के 70 दशक बाद इनका अपनी सरकार चुनने के लिए वोट डालने का जो सपना था वो अब सच होने जा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी होने का हक पाने के लिए 70 सालों तक एक लंबा संघर्ष किया है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पाकिस्तानी विस्थापित हिंदू जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी बने और तब जाकर उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला। दरअसल अनुच्छेद 370 में प्रावधान था कि जो विस्थापित पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आए हैं उनको वोट नहीं देने का अधिकार होगा। लेकिन आज की तस्वीर बदल गई है। 70 साल बाद पाकिस्तान से आए रेफ्यूजियों ने 2020 में जिला विकास परिषद DDC चुनाव के लिए पहली बार मतदान किया था और अब वो अपने राज्य की सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं कश्मीरी पंडितों की बात करें तो कश्मीरी प्रवासी वोटर्स की संख्या तकरीबन 1.25 लाख के करीब है। घाटी से पलायन के बाद ज्यादातर कश्मीरी प्रवासी जम्मू, उधमपुर और दिल्ली आकर बस गए थे और तब से यहीं रह रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये कश्मीरी प्रवासी वोट डाल सके इसके लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। 1996 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सिस्टम लाया गया था और तब से हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कश्मीरी प्रवासियों के लिए पोलिंग बूथ इन 3 जगहों पर बनाए जाते हैं और इस बार 24 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिनमें से 19 जम्मू में होंगे, 1 उधमपुर में होगा और 4 दिल्ली में होंगे। ये सुविधा सिर्फ कश्मीरी प्रवासियों के लिए है। 10 साल पहले जब 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो जम्मू कश्मीर में 111 सीटें थी। 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी POK के लिए रिजर्व है। इसके बारे में आपको एक और वीडियो में बताएंगे जहां चुनाव नहीं हुए हैं। बाकी 87 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से लद्दाख की 4 सीटें भी शामिल हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो PDP उस वक्त 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा उसके पास नहीं था। तब BJP 25 सीटें जीतकर PDP के साथ आई और सरकार बनाई, जो करीब 18 महीने चली। जून 2018 में BJP ने PDP के साथ मिलकर जो गठबंधन बनाया था वो टूट गया और राज्य फिर से राज्यपाल के शासन की तरफ आ गया। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनी लेकिन लद्दाख में नहीं बनी। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से ये साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के भी आदेश दे दिए थे। जब मार्च 2024 को लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ तो उस वक्त भी जो है सुरक्षा कारणों से कहा था कि एक साथ चुनाव नहीं कराया जाएगा, लेकिन चुनाव हुए। अब जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल वाले कश्मीर में 46 सीटें थी और बहुमत के लिए 44 सीटें चाहिए थी। हिंदू बहुल इलाके जम्मू में 37 सीटें थी। ऐसे में ज्यादातर मुख्यमंत्री कश्मीर के ही बनते रहे हैं। परिसीमन के बाद ये पूरा गणित बदल गया। नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से अब 43 सीटें जो है वो जम्मू की हैं और 37 सीटें कश्मीर की होंगी। 7 सीटें SC और 9 सीटें ST के लिए रिजर्व की गई हैं। इन बदलावों के बाद जम्मू की 44% जो आबादी है वो 48% सीटों पर अब वोटिंग करेगी। कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52 सीटों पर वोट करेंगे। अभी तक कश्मीर में 56% लोग 55.4% सीटों पर और जम्मू में 43.8% लोग 44.5% सीटों पर वोट करते थे। तो आपने समझा कि आबादी का जो संतुलन था वो कितना गड़बड़ाया हुआ था। खैर 2011 की जनगणना के मुताबिक कठुआ, सांबा और उधमपुर हिंदू बहुल हैं। कठुआ में हिंदुओं की आबादी 87% है, सांबा में 86% है और उधमपुर में 88% है। किश्तवाड़, डोडा और राजौरी जिलों में हिंदुओं की आबादी 35 से 45% है। ऐसे में माना जा रहा है कि परिसीमन में जम्मू की 6 सीटें और जुड़ने से BJP को मजबूती मिलेगी। वहीं इससे PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होने की बात कही जा रही है। अब अगर पार्टियों की बात करें तो फिलहाल की स्थिति में
कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस साथ आ गए हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनावों के आधार पर इन विधानसभा सीटों के गणित की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 34 सीटों पर और कांग्रेस 7 विधानसभा सीटों पर आगे रही है, यानी कि इंडिया अलायंस को 41 सीटें जीतने की उम्मीद अभी बनी हुई है। कांग्रेस को 7 सीटों पर 2 ऐसी सीटें भी मिली हैं जहां पर हिंदू बहुल वोटर्स हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो जम्मू रीजन की सभी 30 हिंदू बहुल सीटों को बीजेपी ने हर हाल में जीतने का लक्ष्य रखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू रीजन कि जम्मू और उधमपुर सीट पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, नहीं बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग ये 3 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ा था। बीजेपी के इस दाव से बारामूला में एनसी नेता उमर अब्दुल्ला हार गए और साथ ही साथ पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती वो भी हार गई। निर्दलीय शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद सांसद बनने में कामयाबी हासिल कर पाए। इस बार के विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी बीजेपी अपनाने जा रही है। कश्मीर रीजन की मुस्लिम बहुल कई सीटों पर अब बीजेपी खुद चुनाव न लड़ने की बजाय निर्दलीय कैंडिडेट्स को समर्थन देगी। लोकसभा चुनाव में इन 30 में से 29 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे रही थी। बीजेपी जम्मू के राजौरी की 7 सीटों पर जहां पर हिंदू वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं उन पर भी फोकस कर रही है। बीजेपी का प्लान है कि कश्मीर घाटी में पार्टी सिर्फ 25 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, बाकी 22 सीटों पर निर्दलियों का और स्थानीय पार्टियों के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। फिलहाल बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की कुल 24 विधानसभा सीटों में से 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बीजेपी ने 15 सीटों में से 8 सीटों पर मुस्लिमों को टिकट दिया है और बची हुई 7 सीटों पर हिंदुओं को टिकट दिया है। इस तरीके से 50% से ज्यादा मुस्लिमों पर भरोसा जताया गया है। अभी कुछ सीटों पर ऐलान होना टिकट्स का अभी बाकी है। अब देखना होगा कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी कितनी सफल हो पाती है कि हिंदुओं को भी साथ लेके चलो और मुसलमानों को भी साथ लेके चलो। हिंदुओं पर तो भरोसा है ही है, लेकिन मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना है। ये स्ट्रैटेजी कितनी सफल होगी देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।